अमेरिका की ज़्यादातर मसाजिद में मुख्तलिफ तरीके के प्रोग्राम होते हैं। नमाज सिर्फ एक फैक्टर है वहाँ। बच्चों के बास्केटबॉल टूर्नामेंट हो रहे होते हैं। हर मस्जिद में बाय एंड लार्ज ज़रा सी भी जगह होगी, बास्केटबॉल के हुप्स लगे होंगे। बच्चे वहाँ पे खेल रहे होंगे, आपने अचानक अज़ान की आवाज़ और बच्चे वहाँ फ़ौरन जो या तो वज़ू करेंगे या वज़ू हैं और उन्होंने, बल्कि हम कहते हैं मज़ाक में, शॉर्ट्स पहन के खेल रहे होंगे, तोप टांगे रहते हैं, फ़ौरन तोप डाली उन्होंने, वज़ू है, फ़ौरन उन्होंने नमाज में खड़े हो गए। ये वो बच्चे हैं, उसमें से आपको बता दूं कि उसमें 40% हाफिज़ कुरान भी है। उसी मस्जिद से उन्होंने हिफ्ज़ भी किया है। मतलब आपको, मैं अगर बाहर से नया आदमी हो तो मुझे लगेगा ये लड़के कौन इतने बदतमीज शॉर्ट्स पहन के खेल रहे हैं मस्जिद कैंपस में, और उसके बाद अचानक मैंने देखा तोप पहन के देखा वो नमाज पढ़ा भी रहे हैं। 18-19 साल के बच्चे, और आप उनकी क़रत देखेंगे, अमेरिकन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं वो। तो उससे क्या, वो खेलने उसको जाना, अगर बास्केटबॉल भी खेलनी है उसको तो मस्जिद आएगा, और मस्जिद आएगा तो क्या करेगा, बास्केटबॉल भी खेलेगा, साथ में 2 वक्त नमाज भी पढ़ेगा वो। मुझे रहते हुए 25 साल का अरसा गुजर गया, और जैसा कि अरशद भाई ने कहा कि मैं, जाहिर बात है कि मैं जो कुछ भी हूँ इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की देन हूँ। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाहर न किसी कॉलेज में कोई तालीम हासिल की, न किसी यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स किया। मैंने जो कुछ भी हासिल किया वो इसी इदारे से हासिल किया है। मेरी 25 साल अमरीकी ज़िंदगी में 2 तरह की तंजीमों से मेरा वास्ता रहा, जिसको अमेरिकन डेफिनेशन में कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो 2 तरह की तंजीमों के बारे में मैं ज़िक्र करूँगा जो हमारी सोशल लाइफ या समाजी ज़िंदगी पर न सिर्फ असरअंदाज होती हैं, बल्कि एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं। आम तौर जैसे उसमें एक तंजीम, जैसे ख़ासकर अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन है। मैं मुख्तलिफ़ शहरों में अमेरिका के रहा, फ़ीनिक्स एरिज़ोना में रहा, कैलिफ़ोर्निया में रहा, कोलोराडो डेनवर में रहा, ऑस्टिन टेक्सास में रहा, और पिछले 10 साल से वाशिंगटन डीसी में मैं हूँ। तो एक तो उन तंजीमों की बात करूँगा मैं, जिसको हम लोग यहाँ आमतौर से अलमनाई एसोसिएशंस कहते हैं। और आप सभी के इंफॉर्मेशन के लिए, इस वक्त वाशिंगटन डीसी में जो एसोसिएशन है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर सबसे पुरानी एमयू अलमनाई एसोसिएशन है, और इस साल उसके 50 साल पूरे हो गए हैं। 24 मई 1975 को वो तंजीम बनी थी, और उस आज तक जो है कंटिन्यूस फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट तंजीमें हैं, जो मसाजिद हैं, तो मुख्तलिफ़ शहरों में मसाजिद से मेरा वास्ता रहा। ज़ाहिर बात है कि मुसलमान हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं, मसाजिद जो है वो भी एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। और अमेरिकन कल्चर में मसाजिद भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। बहुत से लोग उसको बहुत मुख्तलिफ नामों से जानते हैं, इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर ऑफ दिस एंड दैट, मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर ऑफ दिस एंड दैट, टर्किश मॉस्क, इजिप्शियन मॉस्क, ब्ला ब्ला, बहुत सारे नाम होते हैं उनके। लेकिन एक बात जो कॉमन है सारी मसाजिद में, चाहे वो कोलोराडो में हो, चाहे वो अरिज़ोना में हो, चाहे वो वाशिंगटन डीसी में हो, मसाजिद वहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि वो एक सिर्फ इबादत खाना नहीं है, वो 24/7 जो है वो 24 घंटे काम करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह से काम करती है। तो ये वहाँ पर जो मैंने कहा 2 बुनियादी चीज़ें हैं। लेट मी स्टार्ट विद अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन फर्स्ट। अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन की बात सबसे पहले कर लेते हैं। अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन, आमतौर से आप अगर देखेंगे सोशल मीडिया पे, तो बहुत से लोग जैसे मुझसे भी कहते हैं, अरे साहब क्या है, आप लोग डिनर करते हैं, मुशायरे करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, लाखों डॉलर खर्च करते हैं, क्या फ़ायदा उससे? और आपके सवाल आपके हिसाब से जेन्युइन है कि साहब उससे क्या हल हो रहा है? हम लाखों डॉलर खर्च करते हैं, हज़ारों डॉलर चंदे मांगते हैं, कुछ अपने पैसे लगाते हैं, कुछ टिकट लगाते हैं, मुशायरे भी करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, ईद मिलन का प्रोग्राम करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हिंदुस्तान के लोग, खासकर अलीगढ़ वाले, वो मिस करते हैं कि आपकी जो सोशल लाइफ है वो हमसे बहुत डिफरेंट है। हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ ऐसा नहीं होता। कल्चरल कुछ चंद लोग होते हैं जिनके हम बेगर आम जबान में कहते हैं मुंह उठाए और चले गए कि साहब अतहर के घर मुझे जाना है, हमने गाड़ी उठाई, अतहर के घर पे नॉक कर दिया, अतहर क्या हाल चाल है भाई, चलो कब चाय पिलाओ। ऐसा नहीं होता है, आम तौर से ऐसा नहीं होता। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनसे आपकी इतनी बेतकल्लुफ़ी होती है कि जिनके आप बिना बताए और बगैर, कहते हैं ना कि अनइनवाइटेड जो है, आप उनके घर चले जाएं। ये वहाँ पर बहुत कम होता है। हमको भी शुरू में शौक लगा था, यार ये तो हमारा क्लास फेलो है, दोस्त समझते हैं इसको, अब इसके यहाँ जो एक दिन पहले इत्तला करके जाना पड़ेगा। बाकायदा उन्होंने कह दिया यार आने से पहले इत्तला कर दी थी एक दिन पहले। मैंने कहा एक दिन पहले? हम उसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते थे। अच्छा, वो ये नहीं कि पहले हम भी समझते थे कि यार ये तो बड़ी नाज़ेबा सी बात है, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि नहीं साहब, वो सबके अपने मसाइल होते हैं। तो वहाँ ये कल्चर नहीं है कि हम इधर से गुजर रहे हैं, हमने स्कूटर अपनी रोक दी
राशिद भाई के घर जो है नॉक कर दिया, राशिद भाई कब चाय पिलाई, यार अच्छा राशिद भाई नहीं है, कोई बात नहीं, घर वालों को इत्तला दे दी कि नहीं साहब वो बता दिएगा अफजाल आए थे, खत्म हो गई बात। वहाँ ऐसा नहीं होता। आप गुजर जाएंगे बगल से, आपको पता है कि ये बच्चन साहब का घर है, बच्चन भाई का घर है, लेकिन आप रुकेंगे नहीं क्योंकि आपसे बच्चन भाई की बात नहीं हुई। हाँ, बहुत बेतकल्लुफी वाले मरासिम है तो आप रुक जाते हैं, लेकिन 99% केसेस में ऐसा नहीं होता। तो हमको जो है वो ओकेजन चाहिए होते हैं मिलने के लिए, या तो हम अपने घर सबको दावत पर बुलाएं, या आप एक कम्युनिटी को बुलाएं, 20 लोगों को, 10 लोगों को, 15 लोगों को, क्या साहब आ जाइए, खाने पर आ जाइए या चाय पर आ जाइए, तो आपसे बैठ के कुछ बात हो। तो ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे अलीगढ़ अलुमनाई एसोसिएशन, ये भी अपने आप में एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन। एक तो ये कि भाई बिहाइंड द सीन आप चाहते हैं कोई पॉजिटिव काम करना, जैसे अलीगढ़ अलुमनाई एसोसिएशन चाहे इंडिया के बाहर जिस मुल्क में भी है, उनका एक मकसद होता है कि हमको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मदद करनी है, चाहे तलबा की मदद करनी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मदद करनी हो, लेकिन मदद करनी है। तो एक तो वो होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम हरदम जो है वो कहते हैं ना साहब कटोरा लेके खड़े हो जाएं, हाँ साहब ऐसा है कि अलीगढ़ में ज़रूरत है पैसे की, हमको स्कॉलरशिप के लिए पैसे चाहिए और हमको बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे चाहिए, तो वो तो हमारी शक्ल देखते ही भाग जाएंगे, यार ये जब देखो अफजाल उस्मानी आ जाते हैं और पैसे मांगने लगते हैं। तो आपको एक माहौल बनाना पड़ता है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पैसे मांगते हैं या सिर्फ हम 24/7 एक ही काम करते हैं, हम आपको इंगेज करते हैं, हम कम्युनिटी को बेसिकली इंगेज करते हैं। मिसाल के तौर पे पिकनिक करते हैं हम लोग, तो पिकनिक का मकसद वहाँ पे हम कभी पैसे की बात नहीं करते कि साहब वो अलीगढ़ में ज़रूरत है या तलबा को ज़रूरत है, आप हमारी मदद करें, हम वहाँ बात ही नहीं करते। हम तो बुलाते हैं साहब आइए पिकनिक में, कभी ऐसा टिकट भी लगा देते हैं $10 $5 सिंबॉलिक, कभी फ्री भी कर देते हैं, कभी कहते हैं हाँ भाई ठीक है आप आ जाइए, कुछ अपने घर से बना कर लाइएगा, हम कुछ बना के लाएंगे, फलां साहब कुछ बना के ले आएंगे, और अपना खाते पीते हैं, बातें करते हैं, मुलाकात करते हैं, एक सोशल गैदरिंग हो जाती है। अब उसी में आप जो है लाइक माइंडेड लोग तलाश करते हैं, जो लोग काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो ये तलाश कर रहे थे यार कि कौन आदमी जो है वो हमारे काम का है। तो हाँ साहब, ये उन्होंने अंदाज़ा लगाया ये 4 आदमी जो है माशाल्लाह बड़े सिंसियर लग रहे हैं और इनको फ़िक्र भी है कम्युनिटी की, इनको इदारे की भी फ़िक्र है। हो सकता है अलीगढ़ के पढ़े हुए नहीं भी हों, और उसमें अक्सर और बेशतर ऐसा होता है वो अलीगढ़ के पढ़े हुए नहीं होते, तो वो आप उनसे इंगेज करते हैं। हाँ, उनका कई बार तक नए लोग होते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट नंबर लिया, वो पूछते हैं हाँ यार सुना आप लोग स्कॉलरशिप का प्रोग्राम चलाते हैं, कैसे चलाते हैं? तो हम कहते हैं अच्छा यार ये अफजाल उस्मानी जो है प्रोग्राम को देख रहे हैं, अफजाल से बात कर लें, अफजाल आपको तफसील बता देंगे। तो फिर वो उनसे एक पर्सनल एंगेजमेंट हो जाता है कि भाई आप उनको बताते हैं हमारा प्रोग्राम ये, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। फिर वो उसमें से ये होता है कि 4 में से हो सकता है चारों के चारों लोग जो है वो आपके प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं। तो एक ये मैंने कहा ना कि सोशल गैदरिंग भी जो होती है, अच्छा अगर कोई नहीं भी मिला उस मजलिस में हमको जो हमारे काम का हो, तब भी हमारी आपस की मुलाकातें हो जाती हैं, क्योंकि हमको रहना तो उसी शहर में है, उसी कम्युनिटी में, हमारे घरों में चाहे शादियाँ हो चाहे मौत हो, आना तो उन्हीं लोगों को है, तो उनसे हमको इंगेज भी रखना है। तो ये भी एक पहलू होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि वो हमारी बेसिकली एक्सटेंडेड फैमिली है। हम बीमार पड़ के अस्पताल में एडमिट, हमारे अम्मा तो यहाँ रहते हैं, अब्बा यहाँ रहते हैं, भाई यहाँ रहते हैं, वो तो अस्पताल नहीं जाएंगे हमको देखने, फ़ोन करके खैरियत पूछ लेंगे, परेशान होंगे, लेकिन वहाँ अस्पताल में इयादत करने के लिए कौन आएगा? यही कम्युनिटी आएगी ना जो आस-पास रहती है। तो अगर आपका उनसे सोशल एंगेजमेंट नहीं होगा, तो आप अस्पताल में अकेले पड़े होंगे। और मैं आपको ज़ाती वाक़या बता रहा हूँ, अभी पिछले साल मैं 2 हफ़्ता अस्पताल में रहा, तो बल्कि नर्स ने जो है मुझसे आके कहा, मुझे पूछा बाकायदा कि लुक्स लाइक यू आर अ सेलिब्रिटी, कि आप बड़े मशहूर आदमी। मैं कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कहा साहब जितने लोग आपको देखने आए उतने तो हमारे हॉस्पिटल में किसी को देखने नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र था कि अलीगढ़ का हर आदमी जो उस वाशिंगटन एरिया में रहता था, सीनियर जूनियर बड़े छोटे, मतलब मैं 14 दिन में कह सकता हूँ कि हर 1 घंटे पे 2 आदमी आ जाते थे। तो मरियम हमारी कहते कि आप तो लगता है वहाँ पार्टी कर रहे थे कि साहब वो जब देखो तो एक फ्लावर बुके और एक जो है फ्रूट बास्केट जो है वो घर जा रही है हमारे हॉस्पिटल से जो है। मैं कहता अस्पताल ले जाओ, यहाँ ख़राब होगी, हम खा भी नहीं पा रहे थे। तो वो मरियम कहती वहाँ तो पार्टी हो रही थी, आप लोग जो है इतने लोग आ रहे थे, मैं देख रही हूँ कि फूल बुके रखे हुए हैं और फ्रूट जो है बास्केट्स रखे हुए हैं। तो ये सोशल लाइफ की वजह थी कि भाई चूँकि हम कम्युनिटी में इंगेज रहते हैं, तो कम्युनिटी किसी को भी पता चला कि हाँ अफजाल बीमार है, हॉस्पिटल में फ़ौरन देखने आ गया आदमी। अच्छा, जो लोग सोशली इंगेज नहीं होते हैं, तो फिर ये होता है कि वो बेचारे बीमार हैं, 1-2 लोग देखने आ गए, बात खत्म हो गई। हफ्तों लोग रहते हैं हॉस्पिटल में, 1-2 लोग मिलने आ गए। तो ये जो बेसिकली ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने कहा ना कि वो सिर्फ़ अलीगढ़ अलुमनाई एसोसिएशन की देन थी, क्योंकि हमारी पहचान उसी से थी वहाँ पर। वाशिंगटन में आज भी जो हमारी पहचान है वो अलीगढ़ अलुमनाई एसोसिएशन वाशिंगटन डीसी से। हमारी सोशल लाइफ़ उसी के अराउंड घूमती है। एक एस्पेक्ट है। मैं मस्जिद पर अभी आऊँगा, तो ये मैंने कहा कि ये अच्छा ये वाशिंगटन डीसी की बात नहीं है, बाय एंड लार्ज हर बड़े शहर में ये सिलसिला है।
कि कम्युनिटी जो है वो एक अलीगढ़ का जो ग्रुप है, फ्रैटर्निटी है, वो अलीगढ़ अलुमनाई एसोसिएशन के थ्रू घूमती रहती है, उसके अतराफ रहती है। उनकी सोशल लाइफ, उनके डिनर्स में आप जाएंगे, पर्सनल डिनर में जाएंगे, शादियों में, घर के बच्चों के सेलिब्रेशंस हैं, तो आप देखेंगे 70% वही लोग हैं। अब हम जा रहे होते किसी भी दावत, हमको पता है कि अब्दुल्ला भाई आएंगे, फलां साहब आएंगे, अच्छा हाँ अब्दुल्ला भाई से मुलाकात हुई, 2 हफ्ते से चले फलां के घर दावत है, उनसे मुलाकात हो जाएगी। तो ये वहाँ की सोशल लाइफ है। तो ये तंजीम जो है अलुमनाई एसोसिएशन जो और काम कर रही है, जैसे अलीगढ़ के मैंने बताया कि भाई स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है, वो कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रही है, लेकिन सोशल लाइफ को भी जो है वो जोड़े हुए है। अच्छा, उसी में जैसे आमतौर से हम तो इंसान हैं, वी आर ऑल ह्यूमंस, वी आर सोशल एनिमल्स, तो उसमें अख्तलाफात भी होते हैं, कभी नाराजगियाँ भी होती हैं। ऐसा नहीं कि एकदम स्मूथ चल रहा है कि आप सोचा नहीं है साहब अलीगढ़ अलुमनाई एसोसिएशन बिल्कुल परफेक्ट नहीं, साहब वहाँ भी ग्रुपिज्म होता है। उनको लगता है यार कि बच्चन साहब माकूल आदमी नहीं, अगली बार इनको सदर नहीं होना चाहिए, वो कैंपेन भी चलती है उनके खिलाफ, नहीं यार बच्चन भाई को नहीं होना चाहिए, राशि साहब को होना चाहिए, तो वो भी चलता रहता है। तो वो सोशल लाइफ का पार्ट है। बहुत से लोग कहते हैं साहब बड़ी सियासत है अलुमनाई एसोसिएशन में। भाई इंसान है वो, तो जो इंसानी फितरत है वो क्या अमेरिका जाके बदल थोड़ी जाएगी। वो चाहे आप अलीगढ़ में बैठे हों, चाहे अमेरिका में बैठे हों, चाहे यूरोप में बैठे हों, इंसानी फितरत तो इंसानी फितरत है। प्रेफरेंसेस, चॉइसेस जो हर जगह वही होंगी कि आप किसी को पसंद करते हैं, आप किसी को नापसंद करते हैं, किसी को ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी को कम पसंद करते हैं, वो हर जगह लगा रहता है। लेकिन अब बैक टू द वैल्यू के भाई, एक तो ये सोशल एस्पेक्ट हो गया जिसको मुझे एम्फेसिस करनी थी, लेकिन उसके साथ जैसे मैंने कहा कि अलुमनाई एसोसिएशन हर शहर में एक काम जरूर करती हैं कि दे आर हेल्पिंग एएमयू इन वन और द अदर वे। चाहे वो मेंटरशिप प्रोग्राम चला रही हूँ, चाहे वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम चला रही हूँ, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रही हूँ कि साहब फलां हॉस्टल की रिक्वेस्ट आ गई कि फलां चीज़ की ज़रूरत है, किसी लैब की ज़रूरत है, किसी रिसर्च सेंटर को ज़रूरत है, तो जिसकी जो प्रेफरेंस होती है, जो मान ली कोई प्रोफेसर है, उनका उस्ताद रहा है या शागिर्द रहा, वो कांटेक्ट करता है कि भाई फलां साहब जो है वो हमारे यहाँ इसकी ज़रूरत है, आप तो यहाँ से पास आउट हैं, तो वो उसको पर्सनली चूँकि अटैचमेंट होता है कि मान लिया अभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से कोई रिक्वेस्ट आया कि भाई अफजाल उस्मानी साहब क्या आप ये कर सकते हैं, तो मेरा चूँकि पर्सनल, भाई मैं वहीं से पढ़ा हूँ, मेरे दोस्त वहाँ पर फैकल्टी हैं, तो मेरा एक पर्सनल अटैचमेंट है उससे, तो मैं कहूँगा हाँ यार ये प्रोजेक्ट बहुत वर्दी है, मैं इन लोगों को ट्रस्ट करता हूँ, तो अलुमनाई एसोसिएशन जो वो हमारे जमा देगा, हाँ भाई ठीक है दिस इज़ अ वर्दी प्रोजेक्ट, लेट्स हेल्प देम आउट। तो ये चीज़ें भी उसी का पार्ट है। जैसे शुरू में मैंने कहा कि हम ये नहीं कर सकते कि साहब जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है हरदम काम की बात करें कि नहीं साहब बस कोई डिनर नहीं हो, कोई सोशल गैदरिंग नहीं हो, तो फिर वो लोग बोर हो जाएंगे। क्योंकि सोशल एनिमल्स हम लोग हैं, तो हमको बोरियत के को भी हटाना है। उसमें कभी कभी होता है कि हम लाइट म्यूजिक के प्रोग्राम भी करते हैं, गज़ल का प्रोग्राम भी करते हैं। ईद मिलन अभी हर ईद के पिछले 3-4 सालों से ईद का प्रोग्राम किया, उसकी सिर्फ एक और एक वजह थी, भाई घरों में दावतें हो रही थी, लेकिन हमारा मकसद था कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, आपके लिए ईद और जुमा बहुत आम सी बात है, हमारे लिए आम सी बात नहीं है। मुझे अपने बच्चों को ये भी बताना है कि ये हमारा की फेस्टिवल है। उसके यहाँ तो क्रिसमस पे पूरे कंट्री में सेलिब्रेशन होता है, उसको क्रिसमस पता है, उसके स्कूल में थैंक्स गिविंग पता है, उसके स्कूल में जो है सेंट पैट्रिक डे पता है, उसके स्कूल में ईद नहीं पता है। तो हमको इसको ये बताना होता है कि भाई ईद इज़ आवर की फेस्टिवल, वन ऑफ द की फेस्टिवल। तो अगर हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि भाई ईद भी एक फेस्टिवल, ठीक है नमाज पढ़ के आए, घर में बैठ गए या नमाज पढ़ के आए। बहुत से लोग हम जानते हैं, हमारे जानने वाले के दफ्तर चले जाते हैं। मैं हमेशा मुखालफत करता आया कि नहीं साहब, ईद के दिन दुनिया इधर की उधर हो जाए, हाँ ठीक है, कोई कभी कभार हो जाता है वंस इन अ वाइल के साथ, बहुत अर्जेंट मीटिंग है या कोई बहुत कस्टमर आया हुआ है आपका और वर्किंग डे में ईद है, तो आप कहते हैं ठीक है भाई 2 घंटे 3 घंटे आप निकाल के दफ्तर चले गए, आपने उसको हैंडल किया, फिर वापस आ गए। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि चाहे वो किसी दिन भी हो, ईद इज़ ब्लॉक, भाई छुट्टी है, ताकि अब बच्चों की भी हम स्कूल से छुट्टियाँ लेते हैं। अब तो अक्सर और बेशतर स्कूलों में ये भी हो गया है कि उन्होंने प्रोफेशनल डे के नाम पे ईद की छुट्टी मिल जाती है, काउंटी में लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो छुट्टी भी ऐलान करते हैं। हमारी काउंटी में भी ऐलान हो गया, हमारे पड़ोस की काउंटी में, अमरीका की बेशतर काउंटियों में, कि जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादियाँ जिन्होंने कोशिश की तो छुट्टी का ऐलान कर देते हैं जहाँ साहब। बस फ़र्क ये होता है कि उनको पहले से अपडेट बतानी होती। अब हम कह नहीं साहब वो चाँद आज निकलेगा तो हमको बताएंगे आपको कि कल ईद है कि नहीं है, तो वो मसला हो जाता है। तो इसलिए पहले से जो कम्युनिटी के लोग हैं, मुस्लिम मसाजिद ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, वो इत्तला देते हैं कि भाई आप 24 तारीख को हमारे यहाँ ईद होगी, अब चाहे 25 को हो चाहे 23 को हो, स्कूल की छुट्टी 24 को ऐलान हो गई, अब आप उसके हिसाब से एडजस्ट करिए। तो ये टेक्निकल मसाइल है, लेकिन हम पहले से हमको बताना पड़ता है कि भाई हम हमारी ईद 24 को होगी, तो इसलिए आप लोग 24 की छुट्टी का ऐलान करें, क्योंकि उनको अरेंजमेंट करने होते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि रात में 7 बजे चाँद निकला और आपने कहा कि साहब छुट्टी दे दी हमको, तो वो मुमकिन नहीं है, मतलब प्रैक्टिकलिटी की बात है। तो इसलिए जो है ये सब चीज़ें होती हैं।
तो वो भी हमको बताना होता है हमारी नेक्स्ट जनरेशन को कि ईद हमारे लिए इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, हम बच्चों के इवेंट्स करते हैं, उनको सर्टिफिकेट देते हैं, उनको जो है गिफ्ट रैपर्स देते हैं कि साहब, बल्कि अक्सर ये होता है कि फैमिलीज खुद गिफ्ट लेकर आते हैं, हम कहते हैं भाई अपने अपने बच्चों के लिए आप गिफ्ट लेकर आएँ। कई बार तो होता है कि भाई उसको रैप नाम लिख दें ताकि आसानी से दे, फिर कई बार तो होता है नाम मत लिखें, उसको मिक्स कर देंगे, बच्चों का नाम लेके भाई इस बॉक्स में से जो भी तुमको पसंद है उठा लो। तो बच्चे अपने शौक से उठा लेते हैं, हाँ साहब जो है कभी कभी किसी को अच्छा मिलता है, किसी को उनकी पसंद का नहीं मिला तो होता है भाई एक्सचेंज कर लो जो भी। कभी कभी कुछ बच्चे रोने भी लगते हैं कि साहब वो मुझे वो वाला चाहिए, वो कह रहा नहीं मैं तो नहीं दूंगा। तो अब उनको ये पता हो जाता है कि ये फेस्टिविटी है, ये फेस्टिवल है। अब कोई बाहर वाला देखा, हम फोटो उसके फेसबुक पर शेयर करते हैं, लोग साहब ये देखिए अलीगढ़ वाले वहाँ, यहाँ अलीगढ़ में क्राइसिस चल रहा है, ये वहाँ पे डिनर खा रहे हैं और ईद मिलन मना रहे हैं, हजारों डॉलर खर्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो अपने पैसे हम खर्च करते हैं, कम्युनिटी के कोई हम चंदे मांग के नहीं करते हैं, लेकिन ये कि वो हमारी ज़रूरत है, हम जो है वो हमारी ज़रूरत है इसलिए हम उसको करते हैं। तो यहाँ पर जो भी मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई वो बहुत सारी चीज़ें जो अलमनाई एसोसिएशन अमेरिका में, यूरोप में करती हैं, उनकी अपनी ज़रूरत भी है। वो 24/7 सिर्फ और सिर्फ कम मतलब ये कि भाई अलीगढ़ की मदद करो, अलीगढ़ की मदद करो, वो डुगडुगी नहीं बजा सकते वो उस तरह से वो, मैंने कहा इन डिफरेंट इवेंट्स में हम लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढते हैं, तलाश करते हैं और उसके बाद उनसे काम लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको सिर्फ वाशिंगटन के बारे में बता सकता हूँ, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे यहाँ वाशिंगटन एसोसिएशन में 40 साल 42 साल पहले स्कॉलरशिप का प्रोग्राम शुरू हुआ, बहुत ही यूनिक मॉडल। और वो भी एक अलमनाई थे, अहमद रज़ा साहब मरहूम, राही मासूम रज़ा के छोटे भाई, वर्ल्ड बैंक में वाइस प्रेसिडेंट थे। उनका आइडिया था कि हम इंडाउड मॉडल स्कॉलरशिप शुरू करें कि एक डोनर पैसा दे और उस पैसे को हम डायरेक्ट खर्च नहीं करें, उसको इन्वेस्ट करें, उसके रिटर्न को हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करें। तो शुरू में जाहिर बात रिजल्ट स्लो है कि भाई ठीक है, डोनर उस ज़माने में $1000 पे एक लाइफ टाइम स्कॉलरशिप शुरू हो जाती थी। लाइफ टाइम से मतलब कि आज डोनर ने $1000 दे दिया तो अगले साल से जो एक स्कॉलरशिप शुरू होगी वो हर साल चलती रहेगी। अब डोनर को पैसे नहीं देने, डोनर ने एक बार दे दिया, उसका काम खत्म हो गया। अब उस $1000 को एसोसिएशन जो है वो इन्वेस्ट कर रही है और हर साल एक स्कॉलरशिप दे रही है। तो अब दूसरे डोनर ने अगर 1000 दिया है तो अब वो 2 स्कॉलरशिप हो गई। तो आज की डेट में वाशिंगटन एसोसिएशन के पास 422 स्कॉलरशिप है जो लाइफ टाइम है। यानी अगर आज हम फंड रेजिंग बंद कर दें कि हम कोई पैसे नहीं मांग रहे, तो 422 स्कॉलरशिप हमारी रुकेगी नहीं, वो लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। तो ये उस मॉडल की ब्यूटी है। और मैं भी आपसे नंबर शेयर करूंगा तो आप सरप्राइज करेंगे, अब तक हमारी एसोसिएशन ने पिछले 42 सालों में $1.5 मिलियन जमा किया है, ठीक है, और $1.6 मिलियन हम एमयू को भेज चुके हैं। 42 साल में $1.6 मिलियन एमयू को भेज चुके हैं और $3.2 मिलियन आज भी हमारे अकाउंट में उसी में पैसे से, और हलाल तरीके से इन्वेस्ट करके बाकायदा प्रोफेशनली मैनेज कंपनी में जो है हम फीस पे करते हैं। हमारी अपनी एक कमेटी है जो गाइड करती है कि भाई हम किस तरह के इन्वेस्टर हैं, ताकि जो है, अच्छा उसमें मैं नहीं हूँ, इवन तो मैं स्कॉलरशिप कमेटी चेयर करता हूँ, लेकिन मैंने कहा भाई मैं पैसे से पैसा बनाना नहीं जानता हूँ। तो जो लोग पैसे से पैसा बनाना जानते हैं वो उस कमेटी में हैं और वो उनको गाइड करते हैं कि साहब वी वांट टू बी एग्रेसिव इन्वेस्टर और नॉन एग्रेसिव इन्वेस्टर, हमारा बजट ये है इस हिसाब से, ताकि इतना पैसा जनरेट हो जाए कि हमारी स्कॉलरशिप चलती रहे। ठीक है, मार्केट अप एंड डाउन होती रहती है, उसमें कभी हमारा जो बैलेंस होता है बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, लेकिन हमको बफर रखना पड़ता है। तो इस तरह से वो मैनेज होता है। तो जैसा मैंने कहा कि भाई आज की डेट में किसी भी अलमनाई एसोसिएशन की ग्लोबली किसी के पास ये मॉडल नहीं है, और हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ये मॉडल पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जुलाई से जो हमारी नेशनल बॉडी है अलमनाई एसोसिएशंस की नॉर्थ अमेरिका में, उसका इनकमिंग प्रेसिडेंट मैं हूँ। तो उसी एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ये भी है कि मैं जितनी अलमनाई एसोसिएशन से उनसे बात करके इस मॉडल को अडॉप्ट करने की कोशिश करें, ताकि वो ऐसा नहीं कि रोज़ पैसे जमा कर रहे हैं बांट रहे हैं, फिर अगले साल जीरो हो गए, फिर वो पैसे मांग रहे हैं, फिर बांट रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि पैसा आए, इन्वेस्ट हो। शुरू में आप देखिए ये मॉडल जो शुरू में थोड़ा रिजल्ट स्लो आता है, लेकिन फिर वो ग्राफ जो है आपका बहुत तेजी से ऊपर जाता है। कोविड के ज़माने में 2 साल हमने स्कॉलरशिप के लिए पैसे किसी से नहीं मांगे, लेकिन हमारी स्कॉलरशिप नहीं रुकी। हम एमयू को पैसा जो है 60 लाख रुपए भेजते रहे, क्योंकि हमारे पास था पैसा, हमारा रिटर्न आ रहा था, इन्वेस्टेड था पैसा, हमारा रिटर्न आ रहा था। हमने जो पैसे जमा किए थे वो कोविड के लिए जमा किए, वो रिलीफ फंड में दिए हमने। तो ये एक अलमनाई एसोसिएशन जो है, और मिशिगन है, डालस है, ह्यूस्टन है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन स्कॉलरशिप को लेकर और बहुत सारे अपने प्रेफर्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। तो वहाँ जो मैंने कहा ना कि अलमनाई एसोसिएशंस या और भी जो सोशल कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, वो इस तरह से कुछ ना कुछ काम कर रही होती, लेकिन कम्युनिटी को जोड़ने के लिए वो बहुत सारे ऐसे काम भी करती है जो बाहर वालों की समझ में नहीं आता है, उनको लगता है ये फजूल खर्ची है।
मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि वो फजूल खर्ची नहीं, वो हमारी ज़रूरत है और इसलिए हम उसको करते हैं, क्योंकि उस कम्युनिटी को हमको केटर करना है, तो हमको ज़ाहिर बात वो सब चीज़ें करनी होती हैं। और वो शरई तौर पे भी कोई नाजायज़ ना, हम किसी कम्युनिटी का पैसा हम नहीं खर्च करते। हम अगर कोई इवेंट करते हैं, पिकनिक करते हैं, ईद मिलन करते हैं, हम टिकट लेते हैं। हम एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि भाई हमारा एक सारी कॉस्ट है, कितना टिकट लेना चाहिए कि मुनासिब हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाए। बाकायदा टिकट लेते हैं कि कभी $30 होता है, कभी $50 होता है, बेस्ड ऑन द इवेंट जो है कि बड़ा इवेंट है। अब जैसे ईद मिलन में नॉर्मल कोई बाहर से गेस्ट नहीं आता है, तो हम ये करते हैं। अब जैसे मुशायरों पे बहुत शिकायत होती है लोगों को, साहब के अमेरिका वाले अलमनाई जो है मुशायरे करते हैं। ये मुशायरों की देन है कि पूरे नॉर्थ अमेरिका में, मैं बरमला जो है बिल्कुल नाम लेकर कहना चाहता हूँ, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब जो इस यहाँ के अलमनाई भी रह चुके हैं और यहाँ के फैकल्टी भी रह चुके हैं, 7 साल अब्दुल्ला कॉलेज में पढ़ाया उन्होंने। उनकी उनकी और उसके बाद पूरी टीम थी कि उन्होंने कोशिश की, और पूरे मुल्क में, चूँकि उस ज़माने में उर्दू भी अपने आप में, उर्दू भी हमारे कल्चर का पार्ट है, तो उसका प्रोटेक्शन भी ज़रूरी था कि भाई हम लोग उर्दू से जुड़े रहें। तो उन्होंने मुशायरे को शुरू किया और पूरे अमेरिका में फैलाया। लेकिन उसका एक जो फ़ायदा हुआ कि सारे एक तो अलमनाई जुड़ गए, तो आपका एक नेटवर्क बन गया कि भाई अलमनाई जो ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो वो कनेक्टेड, हमको पता, मुझे पता है, मैं अरिज़ोना में था लेकिन मेरे अब्दुल्ला साहब से मुलाकात पहले बात हुई, उन्होंने कहा भाई मुशायरा करोगे? मैंने कहा अब्दुल्ला भाई मुझे मुशायरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने मुझे समझाया, मैंने कहा दैट मेक सेंस कि भाई ठीक है, कम्युनिटी जब भीड़ जमा होगी तभी तो आप अपनी बात करेंगे। तो मुशायरा जो है वो एज अ डुगडुगी का काम करता है, वो जो है लोगों की भीड़ जमा करने के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, उसमें जावेद अख्तर आते हैं, शहरयार साहब आए थे, बल्कि मुझे याद है कि शहरयार साहब पे लोगों ने कमेंट किया, जावेद अख्तर साहब पे तो बहुत करते हैं, अरे साहब आप लोग शराबी कबाबी लोगों को बुला लेते हैं और अलीगढ़ के प्लेटफॉर्म दे देते हैं। मैंने कहा साहब, मेरा जवाब उनको ये था कि भाई उनसे हमको नमाज नहीं पढ़वानी है, उनसे हमको भीड़ जमा करवानी है, वो भीड़ जमा हो जाती है, फिर उसी भीड़ में से अपने काम के लोग हम तलाश करते हैं। तो ये हमारा मकसद, ये हमारा तरीक़ेकार है। अब बहुत से लोग इससे डिसएग्री कर सकते हैं, बिल्कुल ह्यूमन नेचर है भैया, एंड यू आर फ्री टू डिसएग्री, लेकिन ये हमारा तरीक़ेकार है कि हम जो भीड़ जमा करने के लिए हम उन लोगों को बुलाते हैं। और ऐसा नहीं कि सबको मैं पसंद करता हूँ। शहरयार साहब की बात दूसरी थी कि शहरयार साहब असातिज़ा में थे, बहुत सारी चीज़ें उनकी थी, लेकिन ये कि बेचारे वो कई बार आए और बहुत अच्छे से हमने वो होस्ट किया हमने उनको। जावेद अख्तर साहब कई बार आए, और जावेद अख्तर साहब ज़ाहिर है सेलिब्रिटी हैं, तो उनकी वजह से भीड़ आमतौर से 300 आती है, उनके नाम पर 400 साढ़े 400 लोग आ जाते हैं। तो उसमें हमको 100 लोग एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जिन तक हम रीच आउट कर सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम्स के बारे में बताते हैं उनको। तो ये जो है इन नटशेल, ये अलमनाई एसोसिएशंस की एक्टिविटी जो है वो नॉर्थ अमेरिका में ये कॉमन, मतलब हर शहर में आपको बाय एंड लार्ज यही मिलेगा, ये मॉडल। लेकिन हेल्प उनका, मैंने कहा ना, बुनियादी एक मकसद जो है वो इदारे को, कम्युनिटी को हेल्प करना, जो है यहाँ की कम्युनिटी को भी और वहाँ की कम्युनिटी को भी, तो ये दोनों मकसद साथ साथ चलता है। लेट्स कम बैक टू द मसाजिद। जैसे हम सब जानते हैं कि भाई मस्जिद जो है वो इबादत की जगह है, नो डाउट। लेकिन आप अगर रसूल अल्लाह की ज़िंदगी देखें, यहाँ आप सभी लोग मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, खासकर मज़हब के मामले में मैं तो बहुत ही जो है अदना सा शागिर्द हूँ। लेकिन आप रसूल अल्लाह की ज़िंदगी को देखें, मस्जिद क्या थी? दैट वाज़ द सोल सेंटर ऑफ एवरी एक्टिविटी। हर चीज़ का मरकज़ वही थी। उनके ज़माने में कोई कोर्ट नहीं था, कोई अलग से एक दफ्तर नहीं था रसूल अल्लाह का कि वहाँ बैठकर वो अदालती फ़ैसले कर रहे हैं, या कोई कमांडर इन चीफ़ का ऑफिस था, कहाँ साहब रसूल अल्लाह यहाँ बैठे हुए हैं तो वहाँ पर जंग की प्लानिंग हो रही है, ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ तो मस्जिद में ही होता था। तो वो मॉडल आपको इन जनरल अमेरिका में देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ मसाजिद जो हैं वो सेंटर ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सिर्फ नमाज की जगह नहीं है, सेंटर ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। वहाँ आप नमाज पढ़ने जाएंगे तो बच्चे पीछे दौड़ रहे होंगे। तो शुरू में हमको भी, हमारे यहाँ भी, हमको याद है, मैंने उस दिन कहा भी था कि भाई बचपन में हमारी मस्जिद में बाकायदा उर्दू में लिखा हुआ था नाबालिग बच्चों का सफ में खड़ा होना मना है। तो हम तो यही समझते थे यार नाबालिग का गुनाह है। वहाँ देखे तो इमाम साहब ऐलान कर रहे हैं कि साहब अपने बच्चों को अपने साथ खड़ा करें, चाहे वो 4 साल का हो, 3 साल का। नमाज में सही बात है, आप रुकू में गए हो तो भाग जाता है वो चढ़ के मेंबर पे बैठ जाता है वो। कोई मसला नहीं। कभी हमने आज तक 99% मसाजिद में हमने कभी नहीं देखा कि किसी इमाम ने उस बच्चे को डांटा हो कि तुम कैसे मेंबर पे चढ़ गए, कभी नहीं डांटा। हाँ, उसको ये समझाया बेटा देखो ये रिस्की है, यहाँ पे स्टेप्स हैं, तुम गिर सकते हो, तुमको चोट लग सकती है, तो इसलिए अवॉइड करो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, यहाँ पे माइक्रोफोन के कनेक्शन है, इसको नहीं छूना। उसको ये समझाते हैं। और नमाज में बिल्कुल अगली सफ में बच्चे 2-2 3-3 बच्चे दौड़ रहे होते हैं। मेरा तो चश्मा भी एक मरतबा टूट गया, मैंने उसके बाद से चश्मा फर्श पे रखना छोड़ दिया। मैंने कहा भाई जेब में रख लो, ज़्यादा सेफ है, क्योंकि बच्चे दौड़ के उस पर चढ़ के टूट गया वो। तो बच्चों को जब आप इंकरेज करते हैं, मस्जिद में लाते, तो वो मस्जिद से जुड़ता है, उसको पता है। अब मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि मेरे दोनों बच्चे, हमारे यूसुफ, मुझे ईशा का टाइम मिस हो जाए, पता नहीं चल पाया कि आज की ईशा चेंज हो गई, यूसुफ हमारे ट्रैक करते थे, बाबा लेट्स गो ईशा टाइम। उनको पता है कि 15 मिनट पहले घर से निकलना है, ईशा टाइम हो गया है।
क्योंकि उनको, अब तो यूसुफ तो खैर सफ में पढ़ते हैं, अहमद जो है वो दौड़ते रहते हैं पूरी मस्जिद में, 5 साल 5.5 साल के हैं वो, तो वो दौड़ते रहते हैं। पहले यही काम यूसुफ करते थे, अब वो बिल्कुल सब में खड़े होते हैं, नमाज पढ़ते हैं पाबंदी से। अब अहमद दौड़ते रहते हैं पीछे, उनको एक बार खड़े करिए तो 2 सजदे मार के फिर भाग जाएंगे वो। लेकिन बच्चे वहां पर आप देखिए मस्जिद में पीछे बच्चे दौड़ रहे होते हैं, कोई कभी नहीं टोकता उनको। एक मैंने कई जगह कोट भी किया कि टर्किश मुहावरा मैंने पढ़ा, या टर्किश फ्रेज कह लीजिए, उनका साहब आप नमाज पढ़ रहे हैं और पीछे से बच्चों की आवाज़ें ना आए तो आप अपनी आने वाली नस्ल के लिए फ़िक्रमंद हो जाइए। तो उस चीज़ की ज़रूरत है कि हम उसको हिंदुस्तान की मसाजिद में इम्प्लीमेंट करें। एक ये आस्पेक्ट कि बच्चों को इनकरेज करें मस्जिद में लाने की। ठीक है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वो शोर ही करेंगे ना, उससे ज़्यादा क्या करेंगे वो। लेकिन वो मस्जिद में एक बार उनकी आने की आदत बन जाएगी तो मस्जिद से उनका रब्त हो जाएगा, उनका राब्ता हो जाएगा। फिर वही, जैसे दूसरी बात मैं कि वो मस्जिद जो हमारी सोशल लाइफ का भी सेंटर है वहाँ पर। अब हमने कहा ना कि हमारा जैसे अलीगढ़ वालों का 2 ग्रुप होता है, एक अलीगढ़ का ग्रुप होता है, एक मस्जिद का ग्रुप होता है। कि साहब ये मस्जिद में इनसे मुलाकात, अब हमारे मोहल्ले में अलीगढ़ के एक असलम भाई के अलावा कोई नहीं है, तो अब अगर हमको कोई लोकल चीज़ करनी है, अपने मोहल्ले से रिलेटेड करनी है, तो हम कहाँ जाएँगे? उसी मस्जिद वालों में ग्रुप बन जाता है कि भाई वाइफ के थ्रू कुछ कनेक्शन बन गया, कुछ बच्चों की दोस्ती हो गई तो उनकी फैमिली से आपका कनेक्शन हो गया, कुछ लोगों के आपसे ताल्लुकात हो गए, नमाज पढ़ने में बादशाह साहब का ताल्लुक कहाँ से है? अच्छा हम तो पाकिस्तान से, आपका ताल्लुक अच्छा हम इंडिया से फला जगह से। थोड़ी सी बातचीत हुई, आपको हम आहंगी लगी, थोड़ा सा ज़हनी मिलाप लगा, ना ये माकूल लोग हैं, या अपने हम ज़हन लोग हैं, उनसे आपके ताल्लुकात, फिर वो आपकी एक कम्युनिटी बन गई। तो आप चाय पर भी बुला ले रहे हैं, कभी खाने पर भी बुला रहे हैं, वो भी आपको बुला रहे हैं, तो ये सोशल लाइफ हो गई आपकी। ये लाइफ जो मस्जिद से कनेक्टेड है। मस्जिद में अमेरिका की ज़्यादातर मसाजिद में मुख्तलिफ तरीके के प्रोग्राम होते हैं। नमाज सिर्फ एक फैक्टर है वहाँ पर। बच्चों के बास्केटबॉल टूर्नामेंट हो रहे होते हैं हर मस्जिद में, बाय एंड लार्ज ज़रा सी भी जगह होगी बास्केटबॉल के हुप्स लगे होंगे, बच्चे वहाँ पे खेल रहे होंगे, आपने अचानक अजान की आवाज़, एक कोई लेट्स गो फॉर प्रेयर टाइम, और बच्चे वहाँ फ़ौरन जो या तो वज़ू करेंगे या वज़ू हैं, और उन्होंने, बल्कि हम कहते हैं मजाक में, शॉर्ट्स पहन के खेल रहे होंगे, तोप टांगे रहते हैं, फ़ौरन तोप डाली उन्होंने, वज़ू है, फ़ौरन उन्होंने नमाज में खड़े हो गए। और ये वो बच्चे हैं, उसमें से आपको बता दो कि उसमें 40% हाफिज़ कुरान भी है, उसी मस्जिद से उन्होंने हिफ्ज़ भी किया है। मतलब आपको, मैं अगर बाहर से नया आदमी हो तो मुझे लगेगा ये लड़के कौन, इतने बदतमीज शॉर्ट्स पहन के खेल रहे हैं मस्जिद कैंपस में, और उसके बाद अचानक मैंने देखा तोप पहन के, देखा वो नमाज पढ़ा भी रहे हैं, 18-19 साल के बच्चे। और आप उनकी क़िरात देखेंगे, अमेरिकन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं वो, आप उनकी क़िरात देखें तो मैंने पूछा कौन बच्चा है? अच्छा फलां साहब का, अमार साहब का बेटा है। अच्छा क्या कर रहा है? हाई स्कूल में है, और हिफ्ज़ कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, ही इज़ 18। तो उससे क्या, वो खेलने उसको जाना, अगर बास्केटबॉल भी खेलनी है उसको तो मस्जिद आएगा, और मस्जिद आएगा तो क्या करेगा, बास्केटबॉल भी खेलेगा, साथ में 2 वक्त नमाज भी पढ़ेगा वो। अगर असर का टाइम है, मगरिब का टाइम है, इशा का टाइम पड़ रहा है, तो वहाँ, अच्छा वहाँ उनका एक ग्रुप सर्किल बन गया है। वहीं से वो, बल्कि आप देखेंगे कि भाई अचानक आपने देखा बच्चे आपके गायब हो गए, कहाँ चले गए भाई? अच्छा वो फलां साहब, जो फलां अम्मार जो है, या फलां साहब वो जो उसके साथ गाड़ी में बैठ के बगल में रेस्टोरेंट, वहाँ कुछ स्नैक्स लेने चले गए। तो ड्राइविंग, उनके पास लाइसेंस है, अपना गए स्नैक्स लेकर आए, देखा बच्चे अपना खा भी रहे हैं वहीं पर जो है। तो उनका फ्रेंड सर्किल, अब क्या होता है, इस तरह का फ्रेंड सर्किल जो है वो हमारे लिए बड़ा सेफ होता है, कि हमको पता है कि यार ये अम्मार साहब का बेटा है, ये शकील साहब का बेटा है, ये फलां जो अमन नसर का बेटा है, तो हमको पता है कि सब लोग माकूल लोग हैं, मस्जिद में आते जाते हैं, कम से कम ड्रग की प्रॉब्लम नहीं है, फलां जो भी खराब आदत है वो इन बच्चों में नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा उनके साथ जुड़ा रहे, तो वो हमारी कम्युनिटी का पार्ट है। उसके बाद जैसे मैंने कहा ना कि मस्जिद की कैपेसिटी और साइज के हिसाब से वहाँ पर टेबल टेनिस के जो है, टेबल ऑलमोस्ट एवरी अदर मस्जिद में आपको टेबल टेनिस का टेबल मिल जाएगा, पता है फोल्डेबल होता है, ज़रा सा टाइम मिला बच्चों ने टेबल गिराया, टेबल टेनिस खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, नीचे पूरा बेसमेंट है, नमाज का वक्त हो गया, सब सब टेबल पीछे सरका दिया, नमाज वहाँ पढ़ी, नमाज के बाद फिर सब जो है सफ़े हटा दी, उन्होंने सब टेबल लगा, टेबल टेनिस खेलने लगे। एवरी अदर मंथ, हर महीने 2 महीने पे कोई ना कोई बच्चों का यूथ का प्रोग्राम होता है, कि भाई उनको इंगेज रखना होता है ताकि वो मस्जिद से जुड़े रहें। अच्छा हर बार आप ये कहो कि साहब कि वो अफजाल उस्मानी की तकरीर होगी, क्या यार ये क्या है, हर बार फलाने शेख की तकरीर हो रही है, तो आप उसको सिर्फ तकरीर नहीं सुनाते हैं, उसको पूरा टोटल इन्वायरमेंट देते हैं कि तुम मस्जिद में आओ, उसमें ज़रूरी नहीं कि तकरीर ही होगी, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात भी होगी, क्वेश्चन आंसर होगा, कभी कभी होता है बिल्कुल सिर्फ गेम होता है, पूरा गेम नाइट कहलाती है, बच्चों की गेम नाइट है, जैसा उसी में इस्लामिक क्विज के कॉम्पिटिशन भी करा दिए जाते हैं, उसी में जनरल क्विज भी करा दी जाती है, उसी में स्पोर्ट्स में भी क्विज करा दी जाती है कि भाई सॉकर सीजन चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो आपने कहा भाई बच्चों को जरा फीफा में बड़ा इंटरेस्ट है, लेट्स हैव अ फीफा क्विज, ताकि बच्चे इंगेज रहें। ये सब चीज़ें वहाँ पर मस्जिद का कम्युनिटी सेंटर, जिसको इन जनरल वो कम्युनिटी सेंटर की तरह से ट्रीट होते हैं, तो वहाँ ये सब चीज़ें होती रहती हैं।
टेक्नोलॉजी, अब जैसे आपको बताऊं नए आज की डेट में बहुत सारी मसाजिद में वॉलंटियर्स अवेलेबल हैं। मान लीजिए मिसाल को मेरी एक्सपर्टीज है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, मुझे प्रोग्रामिंग आती है, मुझे पाइथन भी आती है, C++ भी आती है, वेरालॉग भी आती है। हमने देखा कि यार बड़े हाई स्कूलर हैं यहाँ पे जिनको पाइथन के में इंटरेस्ट है, तो हम पूछते हैं भाई कोई पाइथन पढ़ा देगा, तो लेट्स हैव अ पाइथन क्लास। साहब वो जो है शाम में 2 दिन, थर्सडे को ट्यूसडे को शाम में 8 बजे से मगरिब और इशा के बीच में पाइथन की क्लास हो रही है, बाकायदा क्लास हो रही है। मस्जिद उनको जो है चूंकि मस्जिद भी एक रजिस्टर्ड बॉडी है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो सर्टिफिकेट भी इशू करती है कि साहब हमने इसको, इन्होंने जो है वो 1 महीने का पाइथन क्लास जो है वो कोर्सेज कंप्लीट कर लिए। तो आप उसको बाकायदा अपने रिज्यूमे में दिखा सकते हैं कि साहब जो है हमने पाइथन की क्लास कंप्लीट की, यहाँ से की सर्टिफिकेट हमारे पास है, पाइथन कंप्लीट किया हमने। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमने क्लासेस हमारे यहाँ होती, इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर ऑफ मैरीलैंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्लास, मशीन लर्निंग पे क्लासेस होती हैं। और फिर कुछ होते हैं कि भाई कुछ पेड भी होती हैं। हम सोचते हैं भाई बच्चे आ रहे हैं तो ठीक है, एक नॉमिनल चार्ज भी लगा दिया कि भाई $50 पर क्लास लिया उनसे, कि पूरे कोर्स का $50 फीस भी ले ली। अगर कोई फ्री में पढ़ा रहा है तो वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं। अगर नहीं वो फ्री में पढ़ा रहा है, हम कहते हैं भाई ठीक है, आपको हम एक जो है वो भी गिफ्ट वाउचर भी दे देंगे कि भाई आप जो है ये आपके हमारी तरफ से हदिया है। लेकिन 99% फ्री में लोग पढ़ा देते हैं कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, अपनी कम्युनिटी के बच्चे हैं, हमारी नॉलेज शेयर, हम नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो हो जाता है। तो ये सब मस्जिद में होता है, कोई बाहर से उसके लिए ना तो रूम बना हुआ है ना कुछ नहीं। सेम जो मस्जिद का मेन हॉल होता है आमतौर से, खासकर जुमा जैसे रहता है भाई, आमतौर से आपके पास 400 की भीड़ नहीं आती है। एक प्रेयर सेक्शन होता है नॉर्मली जो 24/7 नमाज के लिए होता है, चलिए भाई यहाँ फुल टाइम नमाज होती है, 5 वक्त सफ़े लगी हुई। एक बड़ा सा हॉल होता है आमतौर से जिसको हम कम्युनिटी हॉल कहते हैं, वहाँ पे मल्टीपर्पज़ हॉल भी कहलाता है कि जुमा उसी में होती है, ईद की नमाज उसी में होगी, उसी में बास्केटबॉल टूर्नामेंट भी होगी। साहब वो आप देखेंगे बाकायदा बड़े हाइट से होते हैं, बाकायदा कैंटिलीवर के साथ बास्केटबॉल हुप्स होते हैं, वो गिरा दिए जाते हैं, चले बास्केटबॉल टूर्नामेंट हो रहे, उसी में बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं। सिर्फ मजहबी लेक्चर्स नहीं, सोशल एस्पेक्ट्स पे पॉलिटिकल लेक्चर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर इलेक्शन हो रहा है, भाई आपकी कम्युनिटी भी उसको उसी सोसाइटी का हिस्सा है, आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करना है, तो हम सारे कैंडिडेट्स को इनवाइट भी करते हैं मसाजिद में, भाई आप आइए, बताइए कि आपका मैनिफेस्टो क्या, आप क्या हमारे लिए क्या करेंगे, हमारी कम्युनिटी के लिए क्या करेंगे। फिर कम्युनिटी उनसे सवाल पूछती है, वो चाहे डेमोक्रेट हो, चाहे रिपब्लिकन हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, सब आते हैं। लोकल इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन, सबके लिए आते हैं, वो अपनी अपील करते हैं, फिर आप उनसे सवाल करते हैं। फिर कई बार ये होता है कि मस्जिद कमेटी जो है वो ये करती है कि सारे कैंडिडेट को एक साथ बुला लेते, चले भाई आप आई, तो कैंडिडेट बाय कैंडिडेट सवाल हो जाता है कि भाई किसी को डेमोक्रेट से पूछना है, किसी को रिपब्लिकन से पूछना, वॉट ये चीज़ें भी होती हैं। उनको भी पता है कि वोट बैंक है ये, क्योंकि ये उसी सोसाइटी का पार्ट है, सिटीजन है, तो वोट भी देना है इनको। तो कैंडिडेट्स अच्छा वो बाकायदा विलिंग होते आने के लिए, साहब हमको 5 मिनट का टाइम दे दीजिए, हमको 10 मिनट का टाइम दे दीजिए। जुमा की नमाज के दौरान बाकायदा खुतबा ख़त्म होता है। मान लें किसी ने रिक्वेस्ट की कि साहब कोई कैंडिडेट आना चाह रहा है 2 मिनट के लिए, ठीक है साहब आप आ जाइए, 2 मिनट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दिए, बता दिए कि भाई मैं डेमोक्रेट पार्टी से हूँ, मैं फलां यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ, आप लोग ये मेरा ये नाम है, बाहर मेरा फ्लायर रखा हुआ है, आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आप आएँ, मेरा बूथ लगा हुआ है, आप मुझसे मिल लें, अहलन व सहलन जो है वेलकम। तो ये सब उसी मस्जिद में होता है, ऐसा नहीं कि कोई उसके लिए अलग से इंतज़ाम होता है, सब उसी मस्जिद के हॉल में होता है। तो ये मैंने कहा कि मस्जिद वहाँ पर जो है उस कम्युनिटी में एक बल्कि वाइब्रेंट रोल प्ले कर रही होती है इन एवरी एस्पेक्ट। उसी हॉल में शादियाँ हो रही होती हैं, उसी हॉल में शादियाँ हो रही होती है, भाई ठीक है, हाँ सही बात, थोड़ा सा ये ख्याल करना पड़ता है भाई, अब कोई ये कह दे कि साहब हम म्यूजिक लगाएंगे, डांस करेंगे, तो भाई ये तो नहीं हो पाएगा, मस्जिद का कैंपस है, तो आपको भी उसकी सैंक्टिटी का ख्याल करना है। तो आप बेसिक रस्में जो आपकी है, शादी ब्याह की, निकाह हो गया, फलाना हो गया, गैदरिंग हो गई, खाना हो गया, सब उसी में कर लेते हैं। अच्छा उसका फ़ायदा ये होता है कि भाई आपकी कम्युनिटी है, आपके 70% तो वही लोग इनवाइटेड होंगे मस्जिद, मतलब जो दावत में आने उसी एरिया से इनवाइटेड होंगे वो लोग होंगे। फिर आपने जो है मस्जिद को एक रेवेन्यू भी जनरेट हो गया कि आपने रेंट उसका फिक्स कर रहा है कि भाई अगर आप ऑलरेडी उसी सोसाइटी के मेंबर हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप अगर उस कम्युनिटी के मेंबर नहीं है, किसी पड़ोसी बगल वाली कम्युनिटी के मेंबर हैं, ठीक है सर, आपको 20% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो मस्जिद को एक रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है उसी से जो है। अभी बल्कि आईसीएम में मैरीलैंड में जो है जो सबसे वन ऑफ द बिग मस्जिद है, ईद कार्निवल किया लोगों ने खूब बड़ा सा, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज किया, और पूरी भीड़, अब वो जो लोग भी आए वहाँ पर उसमें नॉन मुस्लिम्स भी आए, उनको पता है कि भाई बड़ी सी मस्जिद, वो अंदर भी देखने, उनके लिए पूरा एकदम एग्जीबिशन भी लगा हुआ था किताबों का, लिटरेचर का, कि भाई ठीक है लेकर जाएं, फ्री में लेकर जाए। कुरान शरीफ है और भी मुख्तलिफ जो पैम्फलेट्स बनाए जाते हैं वो सब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो बेसिकली यू आर इन्वाइटिंग द इंटायर कम्युनिटी जो है, को चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, वो जब अंदर आएंगे तभी तो आप उनसे बात कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं। जैसे रमज़ान में कुछ मैं ख्याल से ज़्यादा टाइम तो नहीं लिया मैंने, चलिए 2-4 मिनट में ख़त्म करता हूँ। रमज़ान में अक्सर और बेशतर मसाजिद में इफ्तार का इंतज़ाम होता है कि भाई
कुछ मसाजिद में सातों दिन अफ्तार का और डिनर का इंतजाम होता है कि सब लोग आएँ, लोग स्पॉन्सर करते हैं उसको कि भाई ठीक है आज हमारी तरफ से कभी 2-4 लोग मिलके स्पॉन्सर कर देते हैं। कुछ मसाजिद में ऐसा नहीं होता, वो कहते हैं ठीक है साहब वीकेंड पर जो है वो अफ्तार होगी ऑर्गेनाइज़ बाय द कम्युनिटी। बाकी दिन एक छोटा-मोटा इंतजाम रहते हैं, कोई मुसाफिर है, कोई स्टूडेंट है, अगर वो आ गया तो ठीक है भाई अफ्तार कर ले। हम भी कैलिफोर्निया में थे एक ज़माने में, अकेले रह रहे थे, तो हमने तो 30 के 30 दिन मस्जिद में अफ्तार किया। मैंने कहा भाई घर अकेले करने से अच्छा वहाँ 4 लोग और भी होते हैं जो बैचलर हैं, जिनकी फैमिलीज़ नहीं है, वहाँ चले गए, कुछ कंट्रीब्यूट भी कर दिया, कुछ घर से बना के लेके चले गए, वहाँ अफ्तार कर ली। उसके साथ-साथ मस्जिद क्या करती है रमज़ान के ज़माने में, जो आपकी मस्जिद के सराउंडिंग कम्युनिटी है, ख़ासकर नॉन मुस्लिम, उनको हम अफ्तार में इनवाइट करते हैं। पर्सनली इनवाइट करते हैं उनको अफ्तार में कि आप आएँ अफ्तार में, हमारे साथ अफ्तार करें, डिनर करें, और मस्जिद में बाकायदा पीछे चेयर्स लगा दी जाती है कि आप बैठ जाएँ, देखें कि हम प्रेयर में क्या करते हैं। तो नमाज़ में देखिएगा वो चेयर लगाकर बैठे होते हैं, उसमें लोकल कम्युनिटी के लोग होते हैं, सारे क्रिश्चियंस होते हैं, और भी लोग होते हैं, जूस भी होते हैं, सब लोग पीछे बैठे होते हैं। बल्कि कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं क्या हम आपके साथ खड़े होकर पढ़ सकते हैं? उनका बिल्कुल पढ़ लीजिए भाई, हमारे शेख ने कहा है बिल्कुल इजाज़त है आपको पढ़ने की, कोई मसला नहीं। और ये ड्रेस इज़ फाइन, या ड्रेस इज़ फाइन, कोई मसला नहीं है। आप आ जाइए, सफ में खड़े भी हो जाते हैं, तो देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, फॉलो करते हैं उसको। तो उससे एक तो गुडविल क्रिएट होती है कम्युनिटी में, दूसरी ये होता है कि मस्जिद के साथ-साथ बहुत सारे और भी मसाइल थे, कोई पार्किंग के इश्यूज़ हैं, फलाना इश्यूज़ हैं, तो वो कम्युनिटी टॉलरेट करती है, यार ये लोग बड़े माकूल लोग हैं बेचारे थे, ठीक है कभी हमने पार्किंग वायलेशन भी कर दिया, उनके एरिया में गाड़ी पार्क कर दी, तो वो शिकायत नहीं करते। हम लोग वैसे अवॉइड करते हैं कि भाई ये सब चीज़ें ना करें, लेकिन भाई हो जाता है। जैसे पार्किंग पे आपको अमेरिका में एक बड़ा मसला होता है पार्किंग का, क्योंकि हर आदमी ज़्यादातर कार से आते हैं, कोई ऐसा नहीं मस्जिद के बगल में घर बहुत ही रेयर लोगों का होता है। कुछ कम्युनिटीज़ हैं, 2-4 बन गई हैं, जहाँ पर ये आसानी है, वरना बाय एंड लार्ज तो ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर रूल ये है कि अगर आप मस्जिद बना रहे हैं, 100 के आप कह रहे हैं साहब इस मस्जिद के लाइसेंस परमिशन आप ले रहे हैं 100 की कैपेसिटी की, तो आपको 20 कार की पार्किंग लॉट दिखाने हैं, मस्ट है, वरना आपको परमिशन नहीं मिलेगी। इसलिए कि वो ये अज़्यूम कर रहे हैं कि एक कार में 5 आदमी आते हैं, तो 20 पंजे 100 जो है, तो इसका मतलब 100 की परमिशन तभी मिलेगी जब आपके पास 20 पार्किंग लॉट है। लेकिन मान लीजिए आपकी मस्जिद ऐसी जगह जहाँ आपके पास जगह ही नहीं है, पार्किंग की 4 पार्किंग का जगह ही नहीं है, अब आप क्या करेंगे? अब आप 4 पंजे 20 की परमिशन तो नहीं लेंगे, क्योंकि आपने प्रेयर हॉल आपका 100 लोगों को अकोमोडेट करता है। अब क्या करे कम्युनिटी? तो उस सिचुएशन में कम्युनिटी क्या करती है कि भाई जो एडजेसेंट, कभी क्या अक्सर वो बेशतर होता है कि वो जो जोनिंग होती है वहाँ पर सिटी में, वो प्रेयर एरिया में आपकी मस्जिद होगी तो उसके करीब में 100 मीटर पे चर्च भी होगा, या हो सकता है 100 मीटर पे मंदिर भी होगा। तो ये जोनिंग होती है, उनकी सिटी की जोनिंग है। आप हर जगह मस्जिद नहीं बना सकते, तो परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है। जोनिंग में आमतौर से जोन में डालते हैं, हर जगह आप शॉप नहीं खोल सकते कि साहब मैंने यहाँ शॉप खोल लिया, कि मेरा घर है साहब मैं तो फ्रंट पे शॉप खोल रहा हूँ, आप ये नहीं कर सकते। तो वहाँ उनके अपने रूल्स हैं, सिविक रूल्स हैं। तो वो वहाँ क्या करते हैं कि चर्च से मस्जिद एग्रीमेंट कर लेती है कि ठीक है साहब फ्राइडे में, आम दिनों में इतना मसला नहीं होता कि आम दिनों में ठीक है 20 लोग आते हैं, कोई मसला नहीं है। असर में, ज़ोहर में, मगरिब में, जुमा में मसला होता है, जुमा में तो 100 के 100 आ जाते हैं, या 125 भी आ जाते हैं। आप कार कहाँ पार्क करेंगे? तो अब चर्च से हमारा एग्रीमेंट है। कुछ चर्च ये होता है कि एक नॉमिनल से फीस भी ले लेते हैं, साहब ठीक साहब मंथली आप $200 हमको दे दीजिएगा और हमारा पार्किंग लॉट इस्तेमाल करिए, क्योंकि जुमा में तो हमारे कोई आता ही नहीं है। कुछ चर्च होते हैं फ्री में देते हैं, नहीं साहब ठीक कोई बात नहीं है। तो कैलिफोर्निया में एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जिस मस्जिद में हम थे तो दोनों तरफ चर्च थे, तो हमारा दोनों से एग्रीमेंट था, और एक चर्च जो है वो नॉमिनल फीस लेते थे और दूसरा फ्री में करता था। तो हमारा भी एग्रीमेंट था कि भाई आपके यहाँ कोई गैदरिंग हो तो आप हमारे यहाँ पार्क कर सकते हैं। एक चर्च जो था अचानक बिक गया, और उसको एक हिंदू ट्रस्ट ने खरीद लिया और वहाँ मंदिर बनाया। मैं ज़ोहर में नमाज, अच्छा मुझे इत्तला नहीं थी कि भाई ऐसा हो गया है, मैं ज़ोहर में पहुंचा, देखा गाड़ियाँ तो 25 खड़ी हुई हैं और मस्जिद में कुल मिला के 8 लोग हैं। तो मैंने कहा भाई चक्कर क्या है? इमाम साहब से मैंने पूछा कि भाई ये क्या चक्कर है, इतने लोग गाड़ी कहाँ है ना, हॉल में भी कोई नहीं। तो उन्होंने बताया कि चल भाई वो बगल वाला जो चर्च था ना वो याद। मैंने कहा हाँ क्या हुआ? कहने साहब वो बिक गया, वहाँ मंदिर जो है बन रहा है। मैंने कहा हैं? तो कहने लगे साहब लेकिन वो एग्रीमेंट था, उन्होंने हमसे दरख्वास्त की तो हमको भी ज़रूरत थी, तो हमने उनसे एग्रीमेंट कर लिया कि भाई उनकी पार्किंग जो है हम इस्तेमाल करेंगे। तो उनका साहब हमारी ज़रूरत है तो हम आपकी पार्किंग इस्तेमाल कर, कहना भाई हम आप हमको इजाज़त दे रहे हैं, हम किस मुँह से आपको मना करेंगे पार्किंग इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, उनके यहाँ आमतौर से लोग नहीं आते, लेकिन उस दिन चूँकि भूमि पूजन था तो अच्छा उसी पार्किंग लॉट में वो पूजन कर रहे थे, वो पार्किंग लॉट ब्लॉक हो गया था। तो उन्होंने कहा कि साहब ठीक है हमारी पार्किंग जो है हम आपकी मस्जिद की पार्किंग यूज़ कर लें, यूज़ कर लें। तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ठीक है एक दूसरे के लिए, कि हमको भी ज़रूरत है। तो वहाँ पर मसाजिद ये भी करती है इस तरह की चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने कहा कि बुनियादी तौर पे आप ये समझ लें कि मसाजिद जो हैं वहाँ पर कम्युनिटी सेंटर की तरह से एक्ट करती हैं, कम्युनिटी के मामलात में वो एक्टिव रहती हैं, इन्वॉल्व रहती हैं। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि भाई देखिए ह्यूमन बींग्स हैं, वहाँ भी ग्रुपिज़्म है, मसाजिद में भी ग्रुपिज़्म होती। हाँ, जो एक यूनिक चीज़ है कि आपको फ़िक़ही ग्रुपिज़्म वहाँ बहुत कम मिलेगी। वहाँ पे ये होगा अगर इंडियन डोमिनेट कर रहे हैं, इंडियन पाकिस्तानी लोग, तो चाहेंगे कि भाई अरब लोगों का इस पे गलबा नहीं होना चाहिए, अपनी मस्जिद है ये। अगर अरब डोमिनेंस होगी तो वो सोचेंगे नहीं साहब ये देसी लोग नहीं आने चाहिए, ह्यूमन नेचर है वो।
प्रेफरेंस की बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई वो लीगली आपको मना कर देंगे साहब आप मेंबर नहीं हो सकते या आप बोर्ड का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप सब कर सकते हैं, ठीक है, आपको वोट नहीं मिलेगा आप हार जाएंगे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर हैं। बाय एंड लार्ज मसाजिद जो हैं दे आर सेंट्रल फिगर ऑफ द सोशल लाइफ ऑफ अमेरिकन लाइफ फॉर मुस्लिम्स, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनैलिटी, ओरिजिनल नेशनैलिटी, चाहे वो अफ्रीकन हो या इंडियन ओरिजिन के लोग हों, पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हों, अरब ओरिजिन के लोग हैं, वहाँ ये सब जो है। और हर मस्जिद में आप जाएंगे कि एक मस्जिद में जो है उसी सफ में एक हनफी भी खड़ा होगा, एक शाफी भी खड़ा होगा, कोई मालिकी खड़ा होगा और नमाज पढ़ रहे होंगे, कभी कैसा नहीं होता। बल्कि मैंने एक यूनिक एक्सपीरियंस अरशद भाई से शेयर किया था कि हमारी अपनी मस्जिद में हमारे इमाम साहब हनफी मसलक के मान ले, देवबंद स्कूल ऑफ थॉट के बड़े स्ट्रांग वो थे, लेकिन उनका एक उसूल था कि भाई रमज़ान में तरावी खुद पढ़ाते थे, हाफिज़ कुरान थे, तरावी पढ़ाते। वितर के लिए क्या करते थे कि वो खुद वितर पढ़ाते थे, लेकिन हम उनको पता था कि अतहर साहब जो है वो शाफी मसलक के हैं, तो कहेंगे अतहर साहब कल वितर आप पढ़ा दीजिएगा, अपने मसलक से पढ़ाइएगा और हम आपके पीछे पढ़ेंगे। 2 दिन के बाद उन्होंने इनसे दरखास्त की साहब आप जब मालिकी मसलक के हैं आप उसके हिसाब से पढ़ते हैं, आप प्लीज़ जो है अपने हिसाब से परसों कल जो है तो वितर पढ़ा दीजिएगा। और पूरी पूरी कम्युनिटी ऐलान कर देते थे कि आज जो है वितर जो है वो हनफी मसलक से नहीं बल्कि मालिकी मसलक से होगी और उसका तरीक़ाकार ये है और हम सब लोग उसके पीछे पढ़ेंगे। तो ये इंक्लूसिविटी है वहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगी, जो आम तौर से यहाँ पर नहीं मिलती है। और ना मिलने की वजह है कि भाई यहाँ चूँकि मेजॉरिटी जो हर जगह आदमी, हनफी लोग एक मस्जिद में जा रहे होंगे, शाफी एक में जा रहे होंगे, मालिकी एक में जा रहे होंगे, सबकी अपनी मसाजिद हैं, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ें बहुत रेयर ऐसा आपको मिलेगा कि एक मस्जिद में 100% हनफी है या एक मस्जिद में 100% शाफी, वो बहुत रेयर। तो वहाँ पे ये मसाजिद में इंक्लूसिविटी है कि लोग एक दूसरे को से इंक्लूसिव रहते हैं और ज़ाहिर बात अपनी चीज़ें डिस्कशन भी करते हैं, शेयर भी करते हैं थॉट्स को, जहाँ एग्रीमेंट होता है वहाँ एग्री करते हैं, जहाँ डिसएग्रीमेंट होता है डिसएग्री भी करते हैं। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर की। मैंने कहा कि भाई कोई ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है बहुत से लोग जो वहाँ रहे हों या गए आए हों उनका डिफरेंट एक्सपीरियंस हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जहाँ जहाँ मैं रहा गया ये मेरा पर्सनल इंट्रैक्शन रहा कि मसाजिद में मैंने ये चीज़ें देखी, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें देखी कि किस तरह से ऑपरेट करती हैं, किस तरह से वो काम करती हैं, मसाजिद किस तरह से काम करती हैं। एक आखिरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था, जो मैं मेरे जहन से उतर के तभी ख्याल आ गया, फंडिंग। ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है कि भाई सबसे पहला सवाल की फंडिंग कहाँ से होती है। एक तो है कि भाई इवेंट हो रहा है, इवेंट की फंडिंग आपने टिकट लगा दिया, सबने टिकट खरीदा, इवेंट हो गया, लेकिन उससे एक रनिंग कॉस्ट भी होती है, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, मस्जिद चला रहे हो, एक रनिंग कॉस्ट होती है। मस्जिद के लिए तो खास करके भाई पंखा भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, कॉस्ट कैसे आएगी। तो जाहिर बात जैसे यहाँ चंदा होता है वहाँ भी चंदा होता है, लेकिन वहाँ पे एक यूनिक चीज़ ये होती है आमतौर से जो ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है कि भाई ऑटो डिडक्शन, कि अब जो कम्युनिटी के लोग हैं, मस्जिद अपील करती है कि साहब अब रोज़ आपसे चंदा मांगने, हर महीने पहली तारीख को पहुँचे हुए कि साहब आप चंदा दे दिए मस्जिद को। कहते हैं भाई आप ये फॉर्म है, इस पर साइन अप कर दिए, जो भी अमाउंट आपको कंफर्टेबल लग रहा है, $50, $100, $500, जो भी आप कंफर्टेबल हो, आप साइन कर दीजिए, अपना बैंक अकाउंट डाल दिए हर महीने की, और जो तारीख भी आप चूज़ कर लीजिए। ऐसा नहीं कि पहली को ही आना है, आप एक तारीख चूज़ कर लीजिए, उस तारीख पर वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक से निकल कर मस्जिद के बैंक में आ जाएगा। तो उससे क्या होता है कि भाई मस्जिद को बार बार रिमाइंडर नहीं देना पड़ता कि भाई अरे साहब वो चंदा इमाम साहब की तनख्वाह देनी है, अभी तो चंदा ही पूरा नहीं हुआ, इमाम साहब की तनख्वाह के बराबर चंदा ही नहीं आया। तो ऑटोमेटिकली जो भी तारीख होती है उसमें पैसे आ जाते हैं, मेजॉरिटी के पैसे ऐसे ही आते हैं। ठीक है, इवेंट कोई है भाई ज़रूरत पड़ गई, कमी हो गई, कुछ अचानक कोई चीज़ टूट गई, कोई रिपेयर करना है, तो उसके लिए हाँ भाई फलां प्रोजेक्ट है या नया प्रोजेक्ट है, उसके लिए फिर फंड रेजिंग होती है कि हाँ भाई रमज़ान में या जुमे के मौके पर जब बड़ी गैदरिंग होती है तो अपील की जाती है भाई ये फलां इशू है, फलां प्रोजेक्ट है, इसके लिए खुसूसी तौर पर फंड रेजिंग हो रही है। अदरवाइज रनिंग कॉस्ट के लिए हमेशा कोशिश ये होती है कि भाई ऑटो डिडक्शन से काम चल जाए। कोई वन टाइम डोनेशन दे देता है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो ऑटो डिडक्शन पे चलती है कि साहब लोगों ने 100 लोगों ने 200 लोगों ने साइन अप कर दिया है, अब वो पैसे एक आ जा रहा है। हमको पता है, जो मस्जिद कमेटी है उसको पता है कि भाई इतने पैसे, हमको मालूम है कि हर महीने पहली तारीख को या 10 तारीख को इतने पैसे आ जाएंगे, तो वो उसी हिसाब से प्लान कर लेते हैं कि उनको अब ये वेट नहीं करना यार जुमा में पता नहीं कभी हो सकता है 50,000 भी फंड रेज हो गया, कभी पता लगा 5,000 मुश्किल से हुआ, तो उस पर वो डिपेंड नहीं करते, स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए डिपेंड करते हैं, लेकिन रनिंग कॉस्ट के लिए वो कोशिश करते हैं कि ऑटो डिडक्शन से काम चल जाए। और हमेशा उसी हिसाब से लोगों से अपील भी करते रहते हैं कि भाई आप लोग बजाय ये वन टाइम देने के आप साइन अप कर लें, और एनी टाइम आप कैंसिल करा सकते हैं। आपको लग रहा है कि भाई आपके फाइनेंशियल हालात किसी वजह से ख़राब हो गए, जॉब चली गई है, तो आप फ़ौरन जाइए, 1 सेकंड में मस्जिद को कॉल कर दिए, चाहे उनका ईमेल भेज दिए, वो कैंसिल कर दें, हाँ भाई ठीक है, अगले महीने से आपके पैसे नहीं कटेंगे। तो मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पे क्या मामलात हैं, क्या मैकेनिज्म है, लेकिन कोशिश ये होगी कि अगर आप लोग जहाँ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं, जो सहूलतें हैं, कोशिश करें कि वो चीज़ें यहाँ पर भी हों। और बुनियादी जो मेरी दरख्वास्त है वो यहाँ पर मेजॉरिटी मेरे ख्याल से अलमनाई भी यहाँ की, यहाँ पर भी अलमनाई एसोसिएशंस को आप लोग रिवाइव करें। मुझे पता है ओल्ड बॉय एसोसिएशन के मामला उसमें बड़ी सियासत है फला है, लेकिन
आप सब लोग अलमनाई हैं, तो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को इंगेज करें। ये कहकर टाल देने से कि साहब बड़ी सियासत है, कभी सियासत खत्म नहीं होगी जब तक आप इंगेज नहीं होंगे, जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। उसमें आप इन्वॉल्व होइए, देखिए कि किस तरह से उसमें पॉजिटिव चेंज लाया जा सकता है। बाहर से बैठकर कमेंट करना बहुत आसान होता है, आप अंदर जाइए, थोड़ा सा उसमें वक्त दीजिए, चेंजेस लेकर आइए। तो ये दरख्वास्त उसी तरह से मसाजिद में, कि आप मसाजिद में इन्वॉल्व हुई। नमाज पढ़ के आगे आपका फरीज़ा तो आपका ज़ाती फरीज़ा अदा हो गया कि साहब ठीक है, आपने फ़र्ज़ अदा कर, नमाज का फ़र्ज़ अदा हो गया, लेकिन कम्युनिटी का जो फरीज़ा है वो अदा नहीं हुआ। मतलब ये नहीं कि मस्जिद में बच्चन साहब इंचार्ज हैं तो बेचारे बच्चन साहब की जान पे बनी हुई है कि हर काम बच्चन साहब ही करेंगे, बेचारे भागे भागे फिर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आपसे दरख्वास्त है कि जहाँ भी जिस मस्जिद में भी आप लोग हैं, उस मस्जिद में इन्वॉल्व हो, देखें कि भाई क्या हो रहा है, उसके ऑपरेशन कैसे हो रहे हैं। अगर मान लीजिए पंखे चल या ये इदारा है, आप बैठे हुए यहाँ पर, आप 2 घंटा इस्तेमाल किया आपने इस इदारे को, ज़ाहिर बात है लाइटें जल रही है, एसी चल रहा है, तो इसका कॉस्ट तो आई होगी ना। तो ये कॉस्ट कैसे मैनेज हो रही है, तो कोशिश करें कि इदारे के जो मुंतज़मीन उनसे बात करें कि भाई आपकी रनिंग कॉस्ट कैसे निकलती है, या आपकी जो स्पेशल कॉस्ट है वो कैसे निकलती है, क्या तरीक़ेकार है, क्या फंडिंग लाते हैं या पैसे जमा करते हैं। जिस भी तहरीक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी पर्टिकुलर इदारे की बात, इन जनरल जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को आप समझते हैं कि मुनासिब, उसमें इंगेज हो, उसमें इन्वॉल्व हो, उसमें देखें कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि अक्सर और बेशतर ये होता है कि चंद लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो फिर जो है वो बर्न आउट हो जाते हैं। एक वक्त के बाद देखेंगे कि वो लोग अच्छा, बाहर से लोग क्या कहते हैं, अरे साहब वो उसमें इदारे में क्या जाऊँ मैं, वो तो फलां साहब की इजारादारी है। अरे भाई, आप कभी अंदर गए उसके? कभी आपने कोशिश की कि भाई मुझे भी मेरे ज़िम्मे भी कुछ काम दे दीजिए? आप चाहते हैं कि मैं उसमें जाऊँ और फ़ौरन मुझे सदर बना दिया जाए? ऐसा नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। आप जाइए, काम करिए, जब उसमें जो लोग होते हैं वो देखते हैं यार बेचारे अतहर साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं। नहीं, नहीं अतहर, हम कसम खा के कह रहा हूँ मैं, अल्लाह गवाह है कि ये तो जानते हैं कि भाई हम लोग कितना काम करते हैं। एसोसिएट हमारे यहाँ तो उल्टा होता है, सदर के लिए ढूँढना पड़ता है। लोग भाग रहे होते हैं, नहीं, नहीं साहब हमको बख्श दीजिए, हमको बख्श दीजिए। लेकिन हम कहते हैं नहीं, नहीं भाई आप ही को बनना है, इसलिए हमारे पास वो कोई आदमी नहीं बचा है, अगले साल फिर इनको बना दीजिए। तो वो सब चीज़ें होती हैं जब आप ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, देखेंगे उसकी फंक्शनिंग क्या है, उसके अंदर अगर कमियाँ हैं तो बिल्कुल चेंज लाइए और डेमोक्रेटिक वे में चेंज लाइए। लेकिन मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इंगेज योरसेल्फ टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर भी आप हैं, मस्जिद हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको जो मुनासिब लगती है उसमें अपने आप को इंगेज करिए। बाहर से बैठ के कमेंट नहीं करिए, आप उसमें इंगेज होइए, उसके बाद उसमें पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हो सकता है मेरी बातें कुछ बोरिंग लगी हों, कुछ ख़राब लगी हों, तो मैं माज़रत चाहता हूँ। और अगर कोई सवाल हो मेरे लिए तो जब भी मुनासिब मौका होगा मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरी बात इतने ध्यान से सुनने का। तो जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।